गुड आफ्टरनून बच्चों। और फिर सैटरडे को मजा आया? आदित्य तो नहीं आया ना क्लास में? आदित्य तुम क्यों हो क्लास में? क्योंकि आपने गलत निकाला मेरे को। मैं तो आपका इतना अच्छा टैलेंट बाहर लेके आया था सबके सामने। अच्छा अच्छा। सवा दो के बाद किस किसने परफॉर्म किया था? मैंने वो मिस कर दिए, 2-3 परफॉर्मेंसेस। शायद मुस्कान के बाद वाली नहीं, मुझे कोई पता। हाँ, जिस कन्वल वाली ही पता है मुझे। हाँ, यस। और भी किया था किसी ने? तेजस्विनी, आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो। वेरी गुड। हाँ, इंस्टीट्यूट नेक्स्ट वीक से खुल तो रही है, बट दैट विल बी फॉर डाउट क्लासेस एंड टेस्ट्स। ओके। बच्चों, लास्ट टाइम हमने कर लिया था टिल, हाँ, टिल दिस क्वेश्चन, राइट? यहीं तक किया था ना बच्चों हमने? ओके। तो जो बच्चों हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, हमने वेव फ्रंट डिफाइन किया था। एंड बेसिकली वेव फ्रंट क्या था? इमेजिनरी सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। और उसका काम क्या था वेव फ्रंट का? कि हमने समझा था कि वो किसी तरीके से वेव फ्रंट हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव। ठीक है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि वेव की हेल्प से एक्सप्लेन होती हैं, वो वेव फ्रंट की हेल्प से एक्सप्लेन होंगी। तो एक बच्चों पर्टिकुलर थ्योरी है जो इस सब को एक्सप्लेन करती है कि हाउ वेव फ्रंट्स ऑपरेट। इसको हम कहते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ठीक है। अब बच्चों, एक हम ये कर रहे हैं, बट आप एक बात समझो, हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें तो लाइट रेस की हेल्प से बड़ा इजीली समझ आता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ये तो हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेस। ठीक है, तो ये तो थ्योरी उसके लिए बनी हुई है आइडियली, जिसको लाइट रेस के बारे में कुछ पता ही ना हो, जिसको सारा कुछ वेव्स की हेल्प से ही समझना है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट आता है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो होता है,
इट प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जो कि हमें पता है, हमने लास्ट टाइम बनाए भी थे। ठीक है, ये नोट करो। अब जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि पॉइंट सोर्स ने वेव फ्रंट बनाया, अब वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट फर्दर एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड वो फिर अपने फर्दर वेव फ्रंट्स बनाता है। फिर से, वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट फर्दर एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है एंड वो अपने फर्दर वेव फ्रंट्स बनाता है। ठीक है, तो उससे पहले एक पॉइंट ये लिख लो कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये बेसिकली एक्सपैंड करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब वेव फ्रंट जो बनेगा वो बड़ा होता जाएगा, राइट? तो वो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ा हो रहा होता है। और अगला पॉइंट था कि every point on the wavefront further acts as a secondary source of light and produces secondary wavefronts, जिसको हमने बच्चों एक अलग नाम दे दिया as wavelets। ठीक है, तो बच्चों वेवलेट्स और वेवफ्रंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वेवलेट्स क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट्स। मतलब जो सेकेंडरी सोर्सेज बने थे, उन्होंने जो वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस किए, उनको हम वेवलेट्स बोल देते हैं। उससे और क्लियर हो जाएगा। तो मैं मुझे एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिर आगे के पॉइंट्स लिखवाता हूँ। तो देखो बच्चों, कैसे समझना है इसको। एक पॉइंट सोर्स है जिसने स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जो है व्हाइट वाला है। ठीक है, कि भाई t इक्वल टू 0, मतलब जब हमने देखना शुरू किया उस इंस्टेंट पे जो वेवफ्रंट है वो व्हाइट वाला है। ठीक है, तो अब व्हाइट वाले वेवफ्रंट के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेड डॉट्स बने हुए हैं। ये रेड डॉट्स डोनेट कर रहे हैं various points on the wavefront which will act as secondary sources। ठीक है, तो ये अपने फर्दर वेवफ्रंट्स बनाएंगे जिनको हमने बोला एज वेवलेट्स। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर
व्हाइट वाला वेव फ्रंट है सिर्फ। हम बनाना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कैसा वेव फ्रंट होगा। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि ये, एक सेकंड बच्चों। मुझे फिगर बनाओ, मैं आ रहा हूँ।
हाँ जी बच्चों, देखो इसको कैसे समझना है। हमारा t इक्वल टू 0 पे जो वेव फ्रंट है वो व्हाइट वाला हो गया। अब उसके ऊपर जो वेरियस पॉइंट्स हैं दे विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेस, तो वो अपने फर्दर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है ये रेड वाले। ठीक है, तो ये जो रेड वाले वेव फ्रंट्स हैं बच्चों, क्योंकि ये सेकेंडरी हैं, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज इनको बना रहे हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया एज वेवलेट्स। ठीक है, अब आपको बच्चों ये बात समझ आती है जो साइड पे लिखी हुई है रेड वाली की, रेडियस ऑफ वेवलेट एट एनी टी विल बी इक्वल टू सी इंटू टी। है ना, क्योंकि वो टी इक्वल टू 0 पे बनना शुरू हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से बन रहा था, तो उसका रेडियस हो गया सी इंटू टी। नहीं, सेकेंडरी सोर्सेज रेड वाले हैं, व्हाइट नहीं है। व्हाइट तो मेन पहले वाला वेव फ्रंट है। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जितने वेवलेट्स बने उन सबको एनवेलप करती हुई सरफेस, एनवेलप मतलब उन सबके टेंजेंशियल एक सरफेस, एक ऐसी सरफेस जो उन सबका कॉमन टेंजेंट हो, दैट विल बी द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमें वेवलेट से वेव फ्रंट बनाना है। तो ये जो बहुत सारे रेड वेवलेट्स बनेंगे उन सबका जो कॉमन सरफेस बनेगी वो ब्लू वाली सरफेस बन गई बच्चों, उसको हमने बोला एज द न्यू वेव फ्रंट। तो ये जो कॉमन सरफेस है बच्चों, ये सिर्फ बाहर नहीं, ये आप फिगर से देख सकते हो कि ऐसे अंदर भी बनेगी। ठीक है, तो ये अंदर वाले ग्रीन स्फीयर का क्या करना है अभी देखते हैं। फिलहाल तो हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा स्फीयर है जो सारे के सारे रेड स्फीयर्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो मेन बात समझने वाली क्या है कि एक आपके पास इनिशियल वेव फ्रंट था वाइट वाला, उससे एक नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा ब्लू वाला। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? तो अब फोर्थ पॉइंट लिख लो कि the surface which envelops all the wavelets gives the shape of the new wavefront. ठीक है, तो इस पे क्या क्वेश्चन बच्चों बन सकता है इफ एट ऑल अगर बनेगा कि भाई आपको एक वेव फ्रंट दिया हुआ है और आपको एक नया वेव फ्रंट बनाने को बोला जाए, तो आप क्या करोगे कि जो भी वेव फ्रंट दिया हुआ है उससे बहुत सारे स्फीयर्स बनाने शुरू कर दो और फिर उन सारे स्फीयर्स को टच करती हुई एक सरफेस बना दो। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो हमने
सबसे पहले तो सेकेंड वेवलेट्स बनाए, हम्म वो एक सेकेंडरी सोर्स से बन रहे हैं। हम्म वो सेकेंडरी सोर्स बिल्कुल जो मेन सोर्स है उसका आइडेंटिकल होगा। अब ये तो पॉइंट सोर्स के लिए ही है, आपका मेन पॉइंट सोर्स ही सोर्स पॉइंट के लिए भी है। हाँ मतलब तो सेकेंडरी आइडेंटिकल सोर्स होगा। बिल्कुल वैसे ही करेगा काम। तो फिर अगर हाँ वो भी चारों ओर में जैसे वेव की फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे लाइट हो या साउंड हो, उसकी फॉर्म में जाती तो एनर्जी है ना। हाँ हाँ तो नेट तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, उस छोटे से सेकेंडरी सोर्स ने जितनी मेन ने लेफ्ट को भेजी थी उतनी राइट को भेज दी। हाँ, अभी अभी आगे आ रहे हैं, वेट, आएगा वो आगे। और एक और आ- बात है, हम्म जो हमने सेकेंडरी वेवलेट बनाई हम्म वो भी एक तरह का वेव फ्रंट ही है, छोटा। हाँ हाँ, है वो वेव फ्रंट ही बस, हाँ। तो अगर वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होता है, हम्म तो वो व्हाइट वाले सभी पार्टिकल्स का फेज, वो व्हाइट और रेड एक बार कहीं का कहीं कट रहे हैं, तो रेड वाले पार्टिकल्स का सारा फेज और व्हाइट वाले का सेम कैसे हो सकता है? अभी देखते हैं, मतलब सेकेंड, ये जो रेड वाले हैं, ये तो आपने टेम्पररी बनाए हैं। आपका एक वेव फ्रंट व्हाइट है और फाइनली एक वेव फ्रंट ब्लू है, हाँ जी। तो वो तो अलग अलग हो गए ना। रेड वाले तो आपने इन बिटवीन बनाए हैं जस्ट सो दैट कि आप फाइनली ब्लू वाला बना पाओ। तो रेड वालों के फेस का कोई चक्कर नहीं पड़ रहा हमें, है ना। रेड वाले हैं रेड, ही नहीं कुछ असली में। हाँ रेड तो कुछ है ही नहीं। ठीक। तो तो अब बच्चों जो मेन चक्कर पड़ रहा है वो पड़ रहा है कि बाहर को वेव फ्रंट वाइट से ब्लू वाला तो समझ आता है ना, अगर हम लाइट रेस की हेल्प से सोचें। ग्रीन वाला नहीं समझ आता, ग्रीन वाला तो अजीब लग रहा है, वो उससे ऐसा लग रहा है कि लाइट अंदर को जाएगी, इजंट इट। हमें ये तो पता ही है ना कि पॉइंट सोर्स से तो लाइट फैलती है, अंदर की तरफ थोड़ी आती है पॉइंट सोर्स की तरफ लाइट। ये बच्चों समझ आ रहा है? जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब बनाए थे पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स, तो एक्सपैंडिंग स्फीयर्स बनाए थे ना। तो ये बच्चों ह्यूजन की थ्योरी की लिमिटेशन थी, ठीक है। ह्यूजन ने सब कुछ बना लिया, फिर उसको बाद में समझ नहीं आया कि यार ये ग्रीन स्फीयर का क्या करें, कि भाई अब जो मैंने थ्योरी बनाई है उसके हिसाब से तो ग्रीन स्फीयर भी बनेगा, ठीक है। बट वो जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ब्लू स्फीयर के हिसाब से हो रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ह्यूजन को कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये उसकी लिमिटेशन है, अभी ये हम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। एक फिफ्थ पॉइंट इसका, कि अब ये जो नया वेव फ्रंट बन गया ब्लू वाला, वो फिर से सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, और ये फिर वही काम करेगा जो पहले हो रहा था, ठीक है। तो every point on new wavefront will further act as source of light and the process continues। तो इस तरीके से नए वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। ओके, तो जो लिमिटेशन थी, कि a major limitation of Huygens theory is that it could not explain the presence of back wavefront जो उल्टी डायरेक्शन में बन रहा था। तो यस, इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो ह्यूजन ने कहा बस भाई मुझे नहीं पता, बैक वेव फ्रंट को इग्नोर कर दो, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। कि इन अदर वर्ड्स उनका एम्पलीट्यूड जीरो मान लो। ठीक है, तो ये पार्ट बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अनएक्सप्लोर्ड है, कि ह्यूजन की लिमिटेशन क्या थी। हाँ, तो उसके हिसाब से तो ये आ जाता है ग्रीन वाले स्फीयर के हिसाब से कि विद टाइम वेव फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है, तो प्लीज ये याद रखना कि क्या लिमिटेशन थी ह्यूजेंस प्रिंसिपल की, कि वो बैक वेव फ्रंट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। लिख लिया बच्चों? ओके, तो बच्चों आप ये समझ सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशन हम स्टिल ह्यूजन की थ्योरी को ही एक्सेप्ट भी करते हैं, बिकॉज इट वाज एबल टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ग्रीन की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो ह्यूजन की थ्योरी थी उसके हिसाब से ग्रीन सर्कल भी बनना चाहिए था, बट हमने उसको इग्नोर करना है। तो जैसे बच्चों, नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग दिस ह्यूजेंस थ्योरी। सो व्हाट वी डू इज, देखो हमें पता तो है ही हमें क्या प्रूव करना है। तो हम इंसिडेंट लाइट रेज लेते हैं, वो एक मीडियम की तरफ, एक बाउंड्री की तरफ इंसिडेंट है, बाउंड्री से पास करके वो लाइट रेज हम मान लेते हैं कि दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अगेन बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि हम तो पहले लाइट रेज बनाएंगे और उसकी हेल्प से फिर हम वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज दैट इज मच इजियर। एक बार ये फिगर बनाओ फिर मैं बताता हूं।
तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट रेस का ए बी लाइन जो है, ठीक है, और जो ब्लू है वो जो इमर्जेंट रेज हैं उनका वेव फ्रंट है सी डी। ठीक है, मैंने दो एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं आई एंड आर जो नॉर्मल्स के साथ बन रहे हैं। आपको ख्याल है बच्चों जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहले पढ़ रहे थे मैंने आपको ऐसे कहा था कि मान लो कि लाइट रे के टायर हैं, है ना, तो वो टायर और कुछ नहीं थे, वो वेव फ्रंट्स ही थे। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक वेव फ्रंट है ये ए बी वाला और दूसरा वेव फ्रंट है सी डी वाला। तो अब बच्चों देखो, लुक एट द वेव फ्रंट ए बी। ठीक है, मान लो ये इंस्टेंट है t इक्वल टू 0, जो ये ए बी वेव फ्रंट की पोजीशन है। तो ह्यूजन की थ्योरी के हिसाब से ए बी पॉइंट के ऊपर, ए बी के ऊपर हर पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो एक वेवलेट ए से बनना शुरू होगा और एक वेवलेट बी से बनना शुरू होगा, राइट? इजंट इट? तो अब बच्चों जो वेवलेट ए से बनेगा वो तो N2 मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगा, वेराज जो वेवलेट बी पे बनेगा वो N1 मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगा, राइट? अब तो हम नीचे नीचे लिखते हैं कि वेवलेट प्रोड्यूस एट ए एक्सपैंड्स विद द स्पीड ऑफ, तो उसकी क्या स्पीड हो गई, c बाय N2 हो गई, और जो बी पे बनेगा उसकी स्पीड क्या हो गई, c बाय N1। अगेन हम आगे वाला ही मान रहे हैं, पीछे वाले का तो लेना ही नहीं, हमें पता ही है कि वो गड़बड़ है। तो जो लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है वेव फ्रंट हम उसी की बात करेंगे। मतलब वी आर कंसर्न विद ओनली दैट पार्ट जो कि N1 N2 में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने फिगर में बनाया नहीं हुआ बच्चों, इमेजिन करो कि एक स्फीयर ए से बनना शुरू हो गया और एक स्फीयर बी से बनना शुरू हो गया। अब ए वाला जो स्फीयर है वो c बाय N2 स्पीड से बन रहा है और जो बी वाला स्फीयर है वो c बाय N1 स्पीड से बन रहा है, राइट? तो अब बच्चों हमने कोई भी टाइम t ऐसा मान लिया जब जो बी से स्फीयर बनना शुरू हुआ था वो सी तक पहुंच गया, ठीक है, जहां पे बाउंड्री है। तो बेसिकली जो बी सी डिस्टेंस हो गया वो c बाय N2 इंटू टाइम हो गया, ये समझ आता है?
तो जितनी देर में बच्चों बी वाला स्फीयर सी पे पहुंच गया, आप देखो उसका थोड़ा सा पार्ट बना हुआ है विद डॉटेड लाइंस, उतनी देर में हम मान लेते हैं कि जो ए से स्फीयर बन रहा था वो डी पे पहुंच गया। ठीक है, तो डी पॉइंट की एज सच और कोई खासियत नहीं है, सी पॉइंट तो फिक्स्ड बाउंड्री वाला पॉइंट था, डी पॉइंट सिंपली वो पॉइंट है जहां पर स्फीयर पहुंचा है जब तक बी वाला स्फीयर सी पे पहुंचा था। तो एडी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, सी बाय n2 इनटू टाइम। आ रहा है समझ बच्चों? सर हाँ जी। सर इसके बाद नहीं पता चला सर, जब आपने कहा कि ए वाला N2 में चला जाएगा, वेव जो उसका वेव फ्रंट बनेगा, और सर बी वाले का N1 में रहेगा, और सर सी वाले का, फिर सर सी वाला होगा वो तो N2 में ही है। हाँ वो तो उसके आगे बनेगा, हम तो उसके आगे बात ही नहीं कर रहे, हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जितने टाइम में बी से स्फीयर बनना शुरू हुआ और वो सी तक पहुंच गया। सर के मतलब N1 में स्फीयर बनना शुरू हुआ और वो N2 की मतलब एंट्री पे पहुंच गया बिल्कुल। हाँ एंट्री पे पहुंच गया। ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ब्लू डॉटेड लाइंस, वो स्फीयर के पार्ट हैं। और सर इसकी डायमेंशन बता दो सर कि BC है जो सर, वो CT/N1 कैसे आया? बी सी क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या हो गई, सी बाय n1। अच्छा ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब बच्चों ये जो दो वेवलेट्स बन रहे थे, जो छोटे छोटे स्फीयर्स बने हुए हैं, अब हमने उनको उनके टेंजेंशियल सरफेस बना दी जो कि बन गई सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सी डी वेव फ्रंट बन गया नया। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये तो आपने सबसे शुरू में बोला ना कि ए बी जो है वो इंसिडेंट रेस का वेव फ्रंट है और सी डी जो है वो रिफ्रैक्टेड का है। हाँ फिर हमने प्रूव किया कि बी सी टाइम में जितना मतलब बी जितने टाइम में बी का वेवलेट सी तक पहुंचा उसमें में ए कितना ट्रेवल किया होगा। हाँ बिल्कुल। और ये हमने कैसे बोल दिया कि वो डी तक पहुंच ही गया होगा, ये तो वही नहीं बात होगा डी तो हमने। सी, वो तो एक ही बात है, मतलब आइडियली व्हाट आई शुड हैव डन इज कि मुझे पहले ब्लू वाला वेव फ्रंट बनाना चाहिए था और फिर उससे परपेंडिकुलर लाइंस बनानी चाहिए थी नीचे वाली रेड वाली। मतलब मेरा डाउट ये है कि आपने तो वो शुरू में ही बोल रहे ना कि सीडी उसका वेव फ्रंट है और फिर हमने बोला कि वो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं हमें वही कह कैसे रहा पता हूँ, कि वो वेव फ्रंट तक ही पहुंचा। मैं वही कह रहा हूँ, आप ऐसे मान लो, ये लो, ठीक है। तो अब ये जो लाइन बन रही है, बस हमने तो इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, वो लाइट रेज की डायरेक्शन होगी। डी पॉइंट की और तो कोई खासियत ही नहीं है ना। अब वही, अब मतलब जैसे बी वाला पॉइंट सी पे पहुंच गया उस टाइम में और ए वाला पॉइंट डी पे पहुंच गया, मैंने मान लिया और वो हमने हाँ निकाल लिया कि एडी इतना पहुंचा होगा बीसी के हिसाब से। हाँ हाँ, तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि सीडी जो है वो वेव फ्रंट हो गई होगा। वो सीडी इसलिए तो बोल रहा हमने है लाइन बनाई है, टेंजेंशियल लाइन बनाई है, एक ऐसा लाइन जो बी वाले स्फीयर और ए वाले स्फीयर दोनों के टेंजेंट हो। सीडी तो हमारे कंट्रोल में लेकिन सर है नहीं ना। सीडी तो वो बनेगा कि जितने टाइम में बी सी पे पहुंच गया ए कहाँ तक पहुंच गया वो सीडी बन जाएगा। अब वो सीडी वो टेंजेंशियल हो गई होगा, हमें कैसे पता कि वो वेव नहीं फ्रंट नहीं, है ही है। समझो, आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है बीसी वाला, हाँ जी। ठीक है, एक स्फीयर है जो ए से बनना शुरू हुआ। जी। अब कोई ऐसी लाइन तो होगी ना जो इन दोनों स्फीयर्स के टेंजेंशियल होगी। हाँ जी। तो वो लाइन सीडी है।
ठीक है, अगर ये हम पहले बोल देते हैं कि तो फिर वो वेव फ्रंट भी होगा सर्टेनली, अगर सेम टाइम पे वेवलेट्स निकली हैं, टाइम सेम होता है। हाँ तो अब हमने पहले ये प्रूव कर दिया कि सीडी जो है वो वेव फ्रंट है। हम्म अब ये कैसे प्रूव होगा कि जितने टाइम में वो बी से सी पहुंचा उतने में वो ए से डी भी पहुंच ही गया होगा, ए वाला? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हम क्या कह रहे हैं, आप ऐसे सोचो, इमेजिन करो बी से एक स्फीयर बनना शुरू हो गया, हाँ जी, एक स्फीयर ए से बनना शुरू हो गया। ठीक है। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए, एक स्फीयर अपना बी से बनना शुरू हुआ है, वो छोटा स्फीयर है, और एक स्फीयर सी से बनना शुरू हुआ जो कि कंपैरेटिवली बड़ा स्फीयर है, हाँ जी, राइट। अब ये वाले स्फीयर का जो रेडियस है, इसका रेडियस बीसी हो गया, जी, जो कि सी बाय n1t हो गया। हाँ जी, इस स्फीयर का रेडियस हो गया सी बाय n2t। हाँ जी, ठीक है जी, ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है सी। अब मैं कह रहा हूं ये दो स्फीयर्स हैं, अब आप एक लाइन बना दो जो इन दोनों स्फीयर्स के टेंजेंशियल है। ठीक, ठीक है, हाँ जी, तो ये जो टेंजेंशियल लाइन बनी, इसको हम सी डी बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है ना। ठीक, ठीक है सर। तो यस बच्चों, आइडियली मुझे पहले वेव फ्रंट बनाना चाहिए और फिर लाइट रे बनानी चाहिए, क्योंकि वेव फ्रंट की डायरेक्शन से ही तो पता चलेगा कि लाइट रे किधर को बनेगी। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने पहले क्या बनाया। राइट, और लाइट रेज की हेल्प से इजी हो जाता है बनाने में। वेवलेट्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। तो अब हमें क्या लिखना है, बाय द टाइम द वेवलेट्स फ्रॉम बी रीच सी, द वेवलेट फ्रॉम ए रीचेस डी, राइट। तो एक लाइन बीच में हम ये लिख सकते हैं कि सी डी इज द न्यू वेव फ्रंट। तो अब बस हमें पता तो है ही कि हमें क्या प्रूव करना है, तो हम साइन आई लिखते हैं। फिगर में देखो बच्चों, साइन आई क्या बन गया, ए बी अपॉन ए सी, और साइन आर क्या बन गया, ए डी अपॉन ए सी।
तो बस हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं और इससे ये हमारा स्नेल्स लॉ बन गया। तो ये बच्चों आपको बोर्ड्स में आ सकती है डेरिवेशन। सर हाँ जी। तो सर हम यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है उससे वेव फ्रंट्स बना रहे हैं, फिर वेवलेट से हम नहीं, यहाँ पॉइंट सोर्स नहीं है, यहाँ तो हम पैरेलल बीम ही मान रहे हैं पहले से ही। अच्छा सर, तो हम मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम ले रहे हैं जिसमें हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतने टाइम में इतना ट्रेवल करी होगी लाइट, तो उसके हिसाब से वेव फ्रंट बना रहे हैं आगे। हाँ हाँ। ओके सर। नीट में इस पार्ट से क्वेश्चन बनना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो अगेन बच्चों हम तो यही ट्रिक फॉलो करेंगे कि क्योंकि हमें पता है लाइट रेस कैसी हैं, कि हम पहले लाइट रेस बना देंगे, फिर उनके वेव फ्रंट्स बना देंगे, फिर उनकी जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों फिगर बना देंगे। इंसिडेंट लाइट रेज, इमर्जेंट लाइट रेज, ए बी हो गया इंसिडेंट लाइट रेज का वेव फ्रंट, सी डी हो गया इमर्जेंट लाइट रेज का वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का वेव फ्रंट। तो ये फिगर बना लो बच्चों, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ना थोड़ा सा बड़ा दिखाना, जैसे मैंने बनाया है, मतलब रेज आप देख सकते हो कि मिरर के काफी पास हैं। अदरवाइज क्या होगा कि
आपकी रिफ्लेक्टेड रे और वेव फ्रंट ना आपस में कोइंसाइड से कर रहे होंगे, तो वो फिगर क्लियर नहीं बनेगा, तो इसलिए इसी हिसाब से ही बनाना फिगर। बना लिया बच्चों? ओके, तो बस अब तो हमें पता ही है क्या करना है। ए बी हो गया वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगेन ए और बी से वेवलेट्स बनने शुरू होंगे, तो जितनी देर में जो ए वाला वेवलेट है वो सॉरी बी वाला जो वेवलेट है वो डी पे पहुंचेगा, उतनी देर में हम मान लेते हैं कि जो ए वाला वेवलेट है वो किसी पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहां तो सारे के सारे वेवलेट्स की स्पीड सेम ही है, तो बी डी और ए सी डिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होगी, राइट। तो नया वेव फ्रंट बन गया सी डी, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ए बी डी और डी सी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स देखो कॉन्ग्रुएंट हैं। बताओ बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल्स? तो क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए आई इक्वल टू आर आ गया। बस ये सिंपल सा पार्ट करना है।
ये बच्चों स्कूल में ही आ सकता है बस कि प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो मतलब आइडियली बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप लाइट रेज ना बनाते तो भी आपको ये पता चल गया ना कि वेवफ्रंट्स कैसे बनेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट रेज बनेंगी ये वो वाले लॉस फॉलो कर रही होंगी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाली। हमने तो लाइट रेज सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर दी, राइट, अदरवाइज उनकी कोई जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो पार्ट आता है इस चैप्टर का जिससे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट पार्ट इज इंटरफेरेंस। बच्चों ये बताओ, इंटरफेरेंस वाला पार्ट क्लास 11th में वेव्स में किया हुआ है आपने? इंटरफेरेंस कह लो या सुपरपोजिशन कह लो। ये कैसे है कि सेम बैच से कोई यस कहता है कोई नो कहता है? सर ने करवाया तो था अच्छे से, बट एक दो बार ना आप पूछ लो बेसिक से कि हमें आइडिया है चाहे कि हाँ ये सारा चलो किया या नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं मैं तो एनीवेज करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरफेरेंस का मतलब बच्चों ये होता है कि इंटरफेरेंस है, राइट, नाम से समझ आ रहा है इंटरफेयर करना। तो इंटरफेरेंस कंसेप्ट तब आता है अगर कोई दो सोर्सेज से, जैसे लेट्स से कोई दो सोर्सेज हैं S1 S2, उन दो सोर्सेज से वेव इकट्ठे किसी पॉइंट P पर पहुंच रही है, ठीक है? तो S1 की इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन kx1 माइनस ओमेगा t प्लस y1, जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है। और S2 की इक्वेशन है, बच्चों बैकग्राउंड नॉइज कितनी है, टॉलरेबल है या कुछ करूं मैं? ठीक है सर। ठीक है। और S2 है कुछ और, y2 इक्वल टू a2 साइन kx2 माइनस ओमेगा t प्लस y2। मैंने बच्चों जानबूझकर फिलहाल k और ओमेगा सेम रखे हैं, ऐसा क्यों किया है अभी समझ आ जाएगा। तो पहली वेव ने जितना ट्रैवल किया लेट अस से दैट इज x1, दूसरी वेव ने जितना ट्रैवल किया लेट अस से दैट इज x2। तो पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो बन गई y1 प्लस y2, ठीक है? तो इट टर्न्स आउट कि जो रिजल्टिंग वेव बनती है उसका भी वही सेम k और ओमेगा होता है, बट उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड A1 और A2 से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये जो फिनोमेना है कि अगर किसी एक पॉइंट पे कुछ वेव्स पहुंचे और वो वेव्स पहुंचकर एम्पलीट्यूड चेंज कर दें, यहां पे हम इंटरफेरेंस टर्म क्यों यूज कर रहे हैं?
क्योंकि वेव्स ने एक दूसरे का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया और फाइनली मतलब कुछ एक नया ही एम्पलीट्यूड बना दिया। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एज इंटरफेरेंस। ठीक है, कि when two or more waves combine at a point to form a new wave of different amplitude। मुझे यहां तक मतलब बेसिक समझ आ रहा है क्या हो क्या रहा है? तो इसको अगर मैं आपको एक्चुअली दिखाऊं वेव्स की सेंस में, तो देखो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि तो जैसे बच्चों मान लो एक वेव है रेड वाली, एक वेव है ग्रीन वाली। ठीक है, दोनों की अगर हमने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रखी तो ये दोनों कंबाइन करके एक नई ब्लू वेव बना देती हैं। और मतलब इस केस में तो हम देख पा रहे हैं कि ब्लू वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है। तो एक केस तो ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, जहां पे दो वेव्स ने कंबाइन करके एक नई वेव बना दी जो कि ब्लू वेव है, जो कि आप देख सकते हो कि ब्लू वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया। ये समझ आता है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जैसे यहां तो जो ब्लू और ग्रीन वेव्स हैं, दीज आर ओवरलैपिंग वेव्स। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो वेव्स हैं ये ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, ये वेव्स कुछ मतलब फिलहाल ब्लू को मत देखो, सिर्फ ऑब्जर्व रेड एंड ग्रीन वेव्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि वो वेव्स हमेशा ओवरलैपिंग ही हो, रेड और ग्रीन। अगर वो ओवरलैपिंग नहीं होंगी तो आप देख सकते हो कि ब्लू कुछ अजीब सा बन जाता है। तो ये बच्चों जो मैं आपको पहले कह रहा था कि मैंने ओमेगा सेम रखा था। ठीक है, तो अभी आप फिगर में देख सकते हो कि मैंने फ्रीक्वेंसीज अलग अलग कर दी दोनों वेव्स की, एक की 50 है और एक की 60 है।
अब देखो ब्लू क्या बन गया, आप देख रहे हो कि अब जो ब्लू है वो प्रॉपर वेव नहीं बन रही जैसे कि पहले बन रही थी सेम फ्रीक्वेंसी होने पे। ठीक है, जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी सेम कर देता हूं, ये देखो अब ब्लू वेव देखो कितनी प्रॉपर वेव बन रही है। दोबारा समझो, जब मैंने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी तब तो आप देखो ब्लू वेव को बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। और एक अब देखो, जब मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी फ्रीक्वेंसी, अब ब्लू वेव देखो कैसी अजीब सी बन रही है, कम ज्यादा होता जा रहा है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो what we need to understand from here is, इसको मैं बच्चों एक और एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, चलो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखो सी, मान लो बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से क्लास में सारे बच्चों ने, दिस इज जस्ट अ क्रूड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ईएम वेव के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, बट जो हम समझना चाहते हैं वो चीज एक्सप्लेन हो जाएगी। मान लो बच्चों क्लास में सब बच्चों ने टीचर को बोलना है कि छुट्टी कर दो, तो उसका क्या तरीका होता है कि सारे लोग सेम वर्ड्स बोलें और बिल्कुल सेम टाइमिंग पे बोलें, तो टीचर को जोर से आवाज सुनाई देती है कि छुट्टी कर दो। करेक्ट? यहीं पे अगर आप कोई भी एक बात को चेंज कर दो, या तो अलग अलग बच्चों के वर्ड्स को चेंज कर दो या टाइमिंग को चेंज कर दो, तो क्या होगा? तब टीचर कहेगा क्या शोर मचा रहे हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे, राइट? तो ये जो शोर है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्वियसली नॉइस कहते हैं, बेसिकली ये एक टेक्निकल टर्म है। ये टर्म का मतलब होता है जब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स को मिक्स कर देते हो। तो उस केस में मिक्सिंग तो हुई है, लेकिन वो इस तरीके की मिक्सिंग है जिससे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे आप कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। चाहे आप उसको इन द फॉर्म ऑफ साउंड कह दो, वहां पे ज्यादा इजी है समझना, इसको लाइट की फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो वो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर आपको क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आएगा, जिसको हम ब्लू वेव से दिखा रहे थे, राइट? क्योंकि वो बार बार ब्लू वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। तो आप वहां पर कुछ भी सीधा सीधा समझ नहीं पाओगे। ठीक है?
एक सेकंड बच्चों, पता नहीं क्या हो गया। तो बच्चों जब तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो जाती है तब तो कुछ काम का हमें मिलता ही नहीं। जब हम सेम रखते हैं k और ओमेगा तो हमारे को एक चेंज इन एम्पलीट्यूड क्लियरली नजर आता है। ये जो चेंज इन एम्पलीट्यूड है इसको बच्चों हम मैथमेटिकली फेजर से या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। दिस टर्न्स आउट टू बी सिंपली वही जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, जहां पर डेल्टा फाई क्या है बच्चों, फाई 2 माइनस फाई 1, दोनों के फेजेस का डिफरेंस। तो उसमें ओमेगा टी वाली टर्म तो कटी जाएगी, ये kx और फाई वाली टर्म बचेगी। ये बच्चों जस्ट सो दैट मिक्स ना हो, ये डैश लगा दो जो पहले से फाई है। तो बच्चों एक तरह से आप देख रहे हो हमने किया क्या है, हमने सिंपली दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला है जिनके एंगल्स एक तरह से, एक का एंगल kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई मान लो फाई 1 डैश, दूसरे का kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 2 डैश मान लो। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया जो इनको सबट्रैक्ट करके आएगा, और सिंपल वो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, isn't it? हाँ, हम रिजल्टेंट वेव बना सकते हैं। तो जैसे हमने अभी फिगर में देखा था उस वेव का भी वही सेम k और ओमेगा होता है, बस एम्पलीट्यूड में चेंज होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। मतलब हम तो जैसे हम तो जनरली जो अब तक करते हैं हम ऐसा करते हैं ना, कोई x1 x2 पे पड़ी है चीज, जो पार्टिकल है वो तो इन वेव्स के कारण एसएचएम कर रहा होगा, s1 के कारण अलग कर रहा होगा, s2 के कारण, मतलब जो अगर अलग अलग हो तो अलग अलग एसएचएम करेगा। तो हम तो ये बता सकते हैं कि दोनों के मिलने के कारण उसके एसएचएम में एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आ जाएगा। हम रिजल्टेंट वेव कैसे बताएंगे, x क्या लिखेंगे हम उसके लिए? नहीं मतलब अगर हम इन दोनों ये जो y1 y2 की इक्वेशंस हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो इस पे sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला, sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा के हम चाहें तो रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। है हमारे वैसे सिलेबस में? नो, जरूरत नहीं है ना। ठीक। जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं एज k डेल्टा x प्लस फाई 2 डैश माइनस फाई 1 डैश। तो ये जो डेल्टा x होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मतलब दोनों वेव्स ने जितना ट्रैवल किया उसका डिफरेंस।
इसको हम फेजर से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। बच्चों यहां तक कोई भी डाउट प्लीज आस्क। बच्चों डोंट कंफ्यूज फाई विद फाई डैश। बेसिकली मैंने फाई 1 डैश और फाई 2 डैश को इनिशियल एंगल बोला है। फाई 1 फाई 2 क्या है? ये जो पूरे के पूरे एंगल्स हैं। बेसिकली फेज जिसको कहते हैं हम। मतलब जो हम डेल्टा फाई कर रहे हैं वो इनिशियल फेज का नहीं कर रहे, वो हम फेज एट एनी टाइम टी का डिफरेंस ले रहे हैं। हाँ तो मतलब बच्चों बेसिकली ये रिजल्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको दो वेव्स गिवन हैं और आपको उनके फेजेस पता हैं, राइट? फेजेस पता हैं और एम्पलीट्यूड्स पता हैं, तो सबसे पहले तो आप डेल्टा फाई निकाल लोगे और एक बार आपके पास डेल्टा फाई आ गया तो डेल्टा फाई को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करके आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, राइट? बच्चों ये वाला पार्ट किया हुआ है 11th में या नहीं किया हुआ? ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बनता है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड वाला, ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रखते हो, ठीक है? और जिन सोर्सेस की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होती है, ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं एज कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है? ये बच्चों ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने लिख ही लिया है। कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन लिख दो कि सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होने से ऐसा हो जाएगा कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब टी वाली टर्म कट गई ना, तो जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो जब फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो अपने आप जो वेव बनेगी वो भी प्रॉपर वेव बनेगी, वो अजीब सी वेव नहीं बनेगी जैसे हमने फिगर में देखी थी।
तो ये बच्चों लिख लो कि इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड only with coherent sources. अब बच्चों हमने अभी EM वेव्स में समझा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, याद है? तो हम ऊपर वाले रिजल्ट को, जो एम्पलीट्यूड वाला रिजल्ट था, उसको इंटेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी विल गेट I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi। कुछ नहीं किया हमने, a स्क्वायर को I से रिप्लेस कर दिया बस। तो बच्चों यहां से हमारे पास दो केस बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई। देखो बाकी सारी क्वांटिटीज तो चेंज नहीं करेंगी, सिर्फ जो चक्कर है वो तो कॉस डेल्टा फाई का है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई को हम 1 पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन जाएगा A1 प्लस A2, और सिमिलरली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और जब हम बच्चों इसको नेगेटिव पुट कर देंगे, कॉस डेल्टा फाई को -1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास मिनिमम वाला केस बन जाएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड बन जाएगा मॉड ऑफ A1 माइनस A2, और मिनिमम इंटेंसिटी बन जाएगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो जब बच्चों मैक्सिमम होता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब मिनिमम होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स हो गए। उसके अलावा अगर कोई भी और वैल्यू है कॉस डेल्टा फाई की, तो वो तो पुट करके हम निकाल ही सकते हैं जो भी बनेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स मतलब हर टाइप ऑफ वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे ये लिखा है, लेफ्ट साइड पे लिखा है मैंने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और बच्चों जब, बस लास्ट लाइन फॉर टुडे, जब इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनके केस में क्या होता है कि कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू बार बार चेंज करती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। तो हम उसकी एवरेज वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो उस केस में जो इंटेंसिटी है वो सिंपली I1 प्लस I2 ही रह जाती है।
तो मतलब इनकोहेरेंट सोर्सेज में डेल्टा एक्स का कोई रोल ही नहीं होता। इनकोहेरेंट सोर्सेज में तो हमेशा ही जो इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 ही होगी। तो ऑब्वियसली इनकोहेरेंट में कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता, बस एक ही वैल्यू होती है फिक्स्ड। जब कोहेरेंट होते हैं तो एक पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो यहां से बच्चों थोड़ा सा हमें वेव नेचर ऑफ लाइट का आइडिया लगना शुरू हुआ है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर A1 A2 इक्वल हो तो उस केस में क्या मतलब हो गया कि A min जो है वो 0 हो गया। तो मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज कि इट इज पॉसिबल कि एक जगह पर, एक पॉइंट पर दो जगह से लाइट पहुंच रही हो एंड द नेट ब्राइटनेस ऑफ दैट पॉइंट इज 0। ठीक है, जिसको आप रेस की हेल्प से तो कभी भी नहीं समझ सकते, है ना। हम कैसे कहेंगे कि दो जगह से रेस पहुंच रही है लेकिन असली में कोई रे नहीं पहुंची। तो ऐसा कुछ सिर्फ वेव्स की हेल्प से समझा जा सकता है। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में ए पार्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वेव्स की हेल्प से ही ये समझा जा सकता है कि भाई दो वेव्स पहुंच गई और रिजल्टिंग 0 एम्पलीट्यूड बन गया। रेस की हेल्प से ये नहीं समझा जा सकता। ठीक है बच्चों, रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 विल बी डिस्कसिंग ऑन वेडनेसडे। चलो ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय।